ORM 4। हाँ, इवन रिएक्शन हम डिस्कस किया है, एल्काइल हैलाइड की इवन रिएक्शन पढ़ी है। एल्काइल हैलाइड जिसमें रिएजेंट था ROH के साथ हीट करने पर। हमने एल्कोहल की इवन रिएक्शन पढ़ी है, इसके रिएजेंट था कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। ये एल्कोहल की इवन रिएक्शन हमने पढ़ी है। वही 2 स्टेप प्रोसेस होता है, कार्बोकेटन इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है। इसका एनर्जी डायग्राम SN1 के जैसा ही होता है। नाउ बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको E2 रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। E2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड जिनमें बीटा हाइड्रोजन होता है, एल्काइल हैलाइड जिनमें विद बीटा हाइड्रोजन गिव this reaction in presence of strong base, with strong base। ये रिएक्शन शो करते हैं RCH2CH2X स्ट्रॉन्ग बेस के साथ RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका प्रोडक्ट होता है एल्केन। इसकी मैकेनिज्म RCHH2X, तो यहाँ से तो H हटता है बेस के थ्रू और यहाँ से X हटता है और इंटरमीडिएट इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। H बेस के साथ X यहाँ से हटता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और फाइनली RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। E2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है और इंटरमीडिएट इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये कंसर्टेड प्रोसेस होता है, मतलब एक साथ ही ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये नया बॉन्ड बनता है, इसलिए ये कंसर्टेड प्रोसेस होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट में ये बेस, ये बीटा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये इसको बीटा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन और ये एक्स लिविंग ग्रुप, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। कौन कौन? हाँ, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये लिविंग ग्रुप और बेस, ये सभी सेम प्लेन में होते हैं, इन सेम प्लेन। मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की 2 होती है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। टू, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो रेट है, E2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of alkyl halide and concentration of base।
इसके बाद जो E2 रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव रीजियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, रीजियो सेलेक्टिव होती है, और एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। E2 रिएक्शन में कैसा एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। मतलब लीविंग ग्रुप, मान लीजिए यहाँ लीविंग ग्रुप है X और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के किस पोजीशन पे होने चाहिए? एंटी पर, तभी ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी ये यहाँ से हटेगा। तो इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। ये एंटी पेरीप्लेनर, इसको क्या बोलते हैं? एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर। तो इसका एनर्जी डायग्राम रिएक्टेंट, क्योंकि एक स्टेप में है, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट, इधर एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ये एनर्जी डायग्राम ऑफ E2 रिएक्शन लाइक SN2। अब जो रेट ऑफ E2 रिएक्शन है, रेट ऑफ E2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतनी ही रिएक्टिविटी E2 रिएक्शन की ज़्यादा होगी। तो जितनी ब्रांच बढ़ती जाती है, रेट ऑफ E2 रिएक्शन बढ़ता जाता है। एज ब्रांच इंक्रीज, द रेट ऑफ E2 रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ आर कर देते हैं, तो जितना ब्रांच ज़्यादा होती जाएंगे उतना E2 रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री का रेट होगा, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री का रेट होता है। E2 रिएक्शन का रेट 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट एल्किन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका, इसलिए 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। अच्छा, ये हमको थोड़ा याद रखना है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऑल्सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रेट ऑफ E1 रिएक्शन ऑल्सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज ऑल्सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इन तीनों का रेट सेम होता है, बट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN2 रिएक्शन का रेट डिफरेंट होता है किससे? SN1, E1 और E2 से। SN2 का डिफरेंट है, इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, जबकि इन तीनों का सेम है। अब E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड।
अच्छा, E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में रिएजेंट जो जनरली यूज होते हैं, जनरली जो यूज होता है वो बहुत ज़्यादा जो यूज होता है वो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH जनरली यूज होता है। लेकिन इसके अलावा आप RO माइनस के साथ हीट करो या RS माइनस के साथ हीट करो, NH2 माइनस के साथ हीट करो तो भी एल्काइल हैलाइड की E2 रिएक्शन हो जाएगी। जनरली यूज क्या होता है? एल्कोहलिक KOH। अब जैसे फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, तो जैसे CH3 CH2 CH2 Cl एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ से H हटेगा और इनमें क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यही एक बनेगा। अच्छा, ये GI शो नहीं करेगा इसलिए ये प्रोडक्ट सिंपल एक ही होगा। लेकिन मान लीजिए CH3 CH2 CHCl CH3 दिया एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से भी H हट सकता है, यहाँ से भी H हट सकता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा और इसमें भी ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, जिसमें ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होगी। तो इसमें पूछे टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे तो हम 3 प्रोडक्ट बताएंगे। टोटल प्रोडक्ट, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इक्वल टू 3। हमको स्टीरियो वाले भी काउंट करने पड़ेंगे, तो 2 + 1 3। जैसे एक बार एक जेई में क्वेश्चन आया था, व्हेन 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन is heated with alcoholic KOH, then find the number of products possible. Then find the number of product possible. 3 bromo 3 cyclopentyl hexane reacted with alcoholic KOH, then find the number of possible product. तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। हेक्सेन 3 पर ब्रोमो और 3 पर साइक्लोपेंटाइल, 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल, ये एल्कोहलिक KOH। तो अब पॉसिबल प्रोडक्ट, यहाँ से तो Br हटेगा, यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से H हट सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों से हटा के देख लेते हैं। यहाँ से हटा के देख लिया एक बार, एक बार इधर से हटा के देख लिया, एक बार इधर से हटा के देख लिया। अब ये प्रोडक्ट GI शो करेगा, तो ये सिस भी हो सकता है प्लस ट्रांस भी हो सकता है, ये 2 होंगे। ये भी प्रोडक्ट GI शो करेगा, तो ये भी सिस भी हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है, ये भी 2 होंगे। लेकिन ये GI शो नहीं करता, तो ये अकेला होगा। तो इसमें पूछे टोटल प्रोडक्ट्स, आंसर कितना आएगा? 5। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इक्वल टू 5। तो ऐसे, लेकिन जिन कंपाउंड में मान लीजिए बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए Cl है, ये Cl है, यहाँ पर दे दे एल्कोहलिक KOH, बोले फाइंड द प्रोडक्ट,
तो इसमें ये तो इस कार्बन से तो Cl जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, जबकि यहाँ पर H नहीं है, बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। E2 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है। जबकि अगर ऐसे दे देता, ये Cl, L को लिख के OH, तो यहाँ से तो Cl हटा, अब इस कार्बन से या इस कार्बन से, इस कार्बन से कहीं से भी H हट जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये तो होगा, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन 9 है, लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 0 है, इसलिए ये E2 रिएक्शन नहीं शो करेगा। अब जैसे आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर Br है, यहाँ पर CH3 दे दें, तो ये मान लो RO माइनस हीट E2 रिएक्शन, या C2H5O माइनस दे दें, C2H5O माइनस। अच्छा, दूसरा मान लीजिए ये Br है और ये मान लीजिए PH है या CH3 कुछ भी दे दें, ये भी C2H5O माइनस हीट E2 रिएक्शन। और तीसरा ये Br है, यहाँ पर PH C2H5O माइनस हीट E2 रिएक्शन। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया तो हमको कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से Br, अब यहाँ से भी H हट सकता है, यहाँ से भी H हट सकता है, और इसमें पूछे मेजर प्रोडक्ट बताइए, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ से भी H हट सकता है, यहाँ से भी H हट सकता है, तो ये यहाँ से हटेगा तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए डबल बॉन्ड इधर आएगा। E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है। अच्छा, यहाँ बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, लेकिन हम मेजर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ से Br है, अबव द प्लेन है, तो क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है, तो Br अगर अबव द प्लेन है तो H कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन। अच्छा, यहाँ पर भी H बिलो द प्लेन है, यहाँ पर भी H बिलो द प्लेन है, जब ये PH अबव द प्लेन है तो H कैसा होगा, ऐसा होगा H। अगर वो शो करे तो भी, नहीं करे तो भी हमको पता है कि H ऐसा होगा। तो बिलो द प्लेन है, यहाँ पर भी है, स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, इसलिए ये भी डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये PH ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर Br है, ये हटेगा, यहाँ पर H कैसा है, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है तो H अबव द प्लेन होगा, लेकिन H कहाँ होना चाहिए, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है तो H कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, तो ये H नहीं हटेगा, तो कहाँ से H हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये PH ऐसा ही रहेगा। और ऐसा बोल दे कि मान लीजिए ये Br है और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, अब यहाँ पर भी H अबव द प्लेन, यहाँ पर भी H अबव द प्लेन और ये Br भी अबव द प्लेन, तो ये E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, C2H5O माइनस E2 नो रिएक्शन। तो ये लीविंग ग्रुप और H को कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। अगर Br अबव द प्लेन है तो H कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन। हाँ, अगर Br बिलो द प्लेन होता तो H कहाँ होना चाहिए था, अबव द प्लेन, तभी वो हटेगा, अदरवाइज वो नहीं हटेगा, E2 रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं दे तो फिर हम जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वही बनाते हैं। अब बोल दे कि अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए Cl लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा दिया, तो अगर इसकी E2 रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो नीचे, लेकिन इसकी E2 रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, ये तो पहले से ही है, यहाँ लगेगा, और इसकी E2 रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, ये तो पहले से ही है, यहाँ लगेगा। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, और रेट ऑफ E2 रिएक्शन पूछा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज
C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, क्योंकि इसका ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होगी, उससे कम इसका होगा, कॉन्जुगेशन उससे कम इसका होगा। ऐसे पूछे कि फाइंड द प्रोडक्ट, मान लीजिए ये सारे Cl और द प्लेन लगा दिए, यहाँ पर देखिए एल्कोहलिक KOH, फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए सभी Cl अबव द प्लेन है, इसका मतलब सभी पर H कैसा होगा? बिलो द प्लेन होगा, E2 रिएक्शन होगी। तो ये Cl मान लीजिए हटा, तो यहाँ से भी H सकता है, यहाँ से भी H सकता है, क्योंकि यहाँ सभी पर H बिलो द प्लेन है तो यहाँ से H हटा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। फिर डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ये Cl उसके किस में आ जाएगा? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ से Cl और यहाँ से H माइनस किया तो ये Cl प्लेन में आ जाएगा। अब ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो ये Cl फिर नहीं हटेगा। ऐसे अगर यहाँ से Cl हटाया और यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो ये Cl भी किस में आ जाएगा? कॉन्जुगेशन में। ऐसे फिर यहाँ से Cl हटाया तो यहाँ से H हटाओगे तो ये Cl भी किस में आ जाएगा? कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब कितने Cl रह जाएंगे? इस पर 3 Cl रह जाएंगे और ये Cl फिर नहीं हटेंगे। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है PH Br CH3 HPH CH3 और RO माइनस E2 रिएक्शन, फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए अगर ऐसा दिया तो ये Br और H एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, तो हमारे पास एक अच्छा तरीका इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बना लें। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना बहुत ही क्या है? आसान है। कैसे? ये वाला कार्बन है, इसको ये मान लीजिए आप, ऊपर PH, इधर CH3, इधर Br। अच्छा H, CH3 के पीछे H, तो यहाँ से बॉन्ड स्टार्ट करेंगे H, Br के पीछे PH और इधर CH3, तो यहाँ CH3 लिखेंगे। अब मुझे पता है यहाँ से तो H हटना है, यहाँ से Br हटना है और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। तो हम इस H को इसके एंटी पे करेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हमको 60 डिग्री रोटेट करने पर, रोटेशन 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना ये वाला तो ऐसे ही रहा, इधर PH, इधर CH3, इधर Br, लेकिन ये H कहाँ पहुँच जाएगा? इधर ये PH, ये CH3 इधर और इधर PH बन जाएगा। तो यहाँ से तो Br हटेगा और यहाँ से H हटेगा और माइनस क्या होगा? HBr। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। PH CH3 CH3 PH। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो C डबल बॉन्ड, इस कार्बन में इसके पीछे कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो देखो इस कार्बन के ऊपर PH है तो यहाँ PH लिख दिया, इसके नीचे CH3 है तो CH3 लिख दिया, इस कार्बन के ऊपर CH3 है तो CH3 लिख दिया, नीचे PH है तो PH लिख दिया। और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट ट्रांस। प्रोडक्ट क्या हो गया? ट्रांस। तो इस तरह से इसको किया जाएगा। अब बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे, मान लीजिए इसको तो CH3 PH Br को तो ऐसे ही रखे, इन दोनों को चेंज कर दे, मान लो इधर PH, इधर H और इधर CH3 कर दे, वही एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन। बोले फाइंड द प्रोडक्ट। तो हम इसको भी इसी मेथड से करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अब मैंने बस थोड़ा इसमें यही तो थोड़ा चेंज किया है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ। इधर तो H, इधर PH
और एल को लिख के OH या E2 रिएक्शन है सेम, यहाँ एल को लिख के OH लिख सकते हैं आप। देखिए जरा, ये PH ऊपर, Br इधर और CH3 इधर, Br के इधर H, CH3 के इधर PH और इधर CH3। अब मुझे फिर ये H और Br एक दूसरे के एंटी पोजीशन में लाने हैं, तो अब मैं इसको 180 रोटेट करूंगा तभी तो ये इधर आएगा, इसके इस Br के अपोजिट, तो रोटेशन 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो इस वाले को तो अपन फिक्स रखते हैं, PH, CH3 और ये Br, लेकिन ये H इधर आ जाएगा 180 पर, ये CH3 इधर आ जाएगा और ये PH इधर आ जाएगा। फिर हम माइनस क्या कर देंगे, HBr करेंगे, Br यहाँ से, H यहाँ से, तो देखिए PH और CH3 ये तो बचा, लेकिन इधर PH आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा, और इस कार्बन में उस कार्बन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, PH CH3 PH CH3, और ये हमारा सेम साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट सिस बन जाएगा। तो डिफरेंट ये और इसका पहले वाला डाइस्ट्रीमर है, उनके प्रोडक्ट भी E2 रिएक्शन में क्या है, डिफरेंट हैं। डिफरेंट डाइस्ट्रीमर गिव डिफरेंट प्रोडक्ट इन E2 रिएक्शन, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे स्मॉल बेस है, मान लीजिए CH3O माइनस, C2H5O माइनस, NH2 माइनस, या एल को लिख के OH माइनस, एल को लिख के OH मतलब OH माइनस, जैसे स्मॉल बेस हैं, तो या NH3 के साथ, RNH2 के साथ, तो इनका जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, सेड चेप प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, सेड चेप, सेड चेप प्रोडक्ट, सेड चेप प्रोडक्ट, या मोर स्टेबल एल्कीन, क्या बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन। लेकिन अगर बेस आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, बड़ा बेस है, मान लीजिए टर्सरी ब्यूटोक्साइड O माइनस, या R3N 3 डिग्री अमीन, तो अगर ये है बड़े बेस हैं, तो इनका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। इनका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, या लेस स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन इनका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट, अगर बिग बेस है तो लेस स्टेबल एल्कीन या हॉफमैन प्रोडक्ट, लेकिन अगर स्मॉल बेस है तो इनका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सेड चेप प्रोडक्ट या मोर स्टेबल एल्कीन। जैसे देखिए ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर बड़ा बेस होता है तो ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल एल्कीन की तरफ ज़्यादा स्टेबल बनता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे सिंपल एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मान लीजिए ये है और यहाँ पे Br है, और पहले दे दिया वो मान लो C2H5O माइनस, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, पूछेगा फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा सेम रिएजेंट दिया, और यहाँ पर दिया टर्सरी ब्यूटोक्साइड, CH3O माइनस, तो मैंने क्या बोला, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल एल्कीन, यहाँ से तो Br हटेगा,
यहाँ से भी H हट सकता है, यहाँ से भी H हट सकता है, लेकिन यहाँ से हटेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। जबकि यहाँ से अगर बड़ा बेस है तो कहाँ से हटना चाहिए, यहाँ से हटेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हॉफमैन यहाँ से बनेगा, तो इस केस में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो बड़ा बेस होता है तो मेजर प्रोडक्ट लेस स्टेबल एल्कीन, जिसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर स्मॉल बेस है तो उसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल एल्कीन होता है, जिसको साइड चेप प्रोडक्ट कहते हैं या जेड चेप प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे दूसरा दे दें, जैसे Cl और यहाँ पे दे दे फाइंड द मेजर प्रोडक्ट CH3NH2 और CH3 फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। तो अब ऊपर के वाले के केस में तो सेट जेब प्रोडक्ट होगा मेजर, मोर स्टेबल एल्कीन। अच्छा, यहाँ से तो Cl हटेगा, यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से H हट सकता है, यहाँ से हट सकता है। अच्छा, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये तो डिफरेंट है। तो अगर यहाँ से हटेगा तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, तो वो ऊपर वाले के केस में होगा, लेकिन यहाँ से हटेगा तो लेस स्टेबल एल्कीन होगा इसका नीचे वाले के प्रोडक्ट में। इसका मतलब इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, जबकि इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा। तो बड़ा बेस का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल एल्कीन होता है, जिसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, और स्मॉल बेस का जो प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल एल्कीन होता है, जिसको सेट जेब प्रोडक्ट कहते हैं। आगे मान लीजिए आपके पास PH CH Br PH ये है, और यहाँ पर एल्कोहलिक QH है मान लीजिए, बोले फाइंड द प्रोडक्ट। तो मान लीजिए पहले एक Br कोई एक H हटेगा तो ये PH CBr डबल बॉन्ड CH PH ये बन जाएगा। अब जो है ये Br ये कॉन्जुगेशन में आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो अब एल्कोहलिक के OH इसको नहीं हटा पाता है। तो इसलिए अगर मुझे इसको फिर हटाना है, माइनस HBr फर्दर करना है, तो मुझे इससे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो हम NaNH2 या NH2 माइनस का यूज़ करते हैं। NaNH2 और NH2 माइनस वही है हटा सकता है। तो अगर उस वो होता तो CHBr PH और यहाँ पे NaNH2 या NH2 माइनस ईट, तो आप पहले वही सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, CBr डबल बॉन्ड CH लेकिन फर्दर ये माइनस, ये तो HBr एक बार हो गया, एक इक्विवेलेंट यूज हो गया, ये NaNH2 फर्दर माइनस क्या कर देता है, ये माइनस HBr, यहाँ से H और यहाँ से Br, और फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनता, एल्काइन। प्रोडक्ट क्या बनता, एल्काइन। जबकि इस केस में एल्कोहलिक QH एल्काइन में नहीं बदलता या बहुत ही कम बदलता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन NaNH2 का यूज़ करते हैं। अच्छा, NH2 या NH2 माइनस का यूज नॉन टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन में बदलने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, और यहाँ आपने NH2 माइनस के साथ इसको हीट कर दिया या NaNH2 ले लिया, तो ये नॉन टर्मिनल किस में बदल जाएगा, टर्मिनल एल्काइन में भी बदल जाएगा। ये NaNH2 का ये भी यूज है कि नॉन टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन में चेंज हो जाता है। दूसरा एल्काइन बनाने में इसका यूज होता है। अगर यहाँ एल्कोहलिक KOH होता तो रिएक्शन यही स्टॉप हो जाती, फर्दर आगे नहीं होती। ठीक है।